ये हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेटल है वो नेचर से हमें कैसे मिलता है। तो ये सभी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा मेन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के मेन ग्रुप कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट जो है वो टू मेन ग्रुप में डिवाइड होता है, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल। थोड़े से इसमें मेटेलॉइड्स भी होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केवल मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटेलॉइड क्या होता है ना कि उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो मेटल और नॉन मेटल का मॉडरेट होता है, यानी कि कुछ उसकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मिलती है और कुछ नॉन मेटल से भी मिलती है, इसलिए उनको मेटेलॉइड कहा जाता है, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसी होती है। देखिए मेटल्स क्या होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें ज्यादातर एलिमेंट जो है वो सभी होते हैं मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर जो एलिमेंट है वो मेटल होते हैं, और ये नॉन मेटल जो है उससे बहुत कम होते हैं। मतलब अगर नंबर की हम बात करें तो मेटल जो होते हैं वो नंबर में 91 होते हैं, और जो नॉन मेटल है वो 22 होते हैं। इसमें देखिए मेटल जो होता है उसमें मोस्टली जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन नॉन मेटल के लिए कहें तो नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें देखिए तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो सभी मेटल्स है। ये देख सकते हैं ज्यादातर 91 है और ये 22 है, यानी कि इससे बहुत कम होता है ये नॉन मेटल। सेकंड पॉइंट क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होता है। इसके बाद देखिए ये राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब कि जो नॉन मेटल होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में होते हैं, इस साइड में होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, मेटल जो होते हैं वो साइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक है। मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल कहने का मतलब क्या है कि इसे पीटने पर ये सीट में चेंज हो जाएगा, चादर में बदल जाएगा, टूटेगा नहीं। कंडक्टिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम यहाँ नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होता है वो डल होता है, ब्रिटल होता है। डल मतलब क्या है, जो शाइनी सरफेस ना हो, जो चमकीला ना हो, डल होता है। और ब्रिटल कहने का मतलब क्या है, ये पीटने पर मेटल में जैसे था मेलिएबल है, ये सीट में चेंज हो जाएगा, वैसे यहाँ नहीं होता, इससे ये ब्रिटल होता है, इसको पीटेंगे तो ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गए नॉन मेटल्स, ये मेटल्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में इसका आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये मेटल के एग्जाम्पल हो गया। और ये नॉन मेटल क्या हो, ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन, ये सभी नॉन मेटल्स है। तो ये मेटल का मेन ग्रुप और ये नॉन मेटल का। फर्स्ट पॉइंट देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, चमकीला होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है मेलिएबल। जो मेटल होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, यानी कि कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, उन्हें पीटने पर शीट में वो चेंज हो जाते हैं, उनका शीट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है डक्टाइल, ये जो होते हैं ये डक्टाइल होते हैं, मतलब कहने का है कि जो मेटल है उनके वायर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट कंडक्टिव, जो मेटल होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं, यानी कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। ये हो गई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टी है फिजिकल में, जैसे कि इनकी डेंसिटी हाई होती है, जो मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है। कहने का मतलब क्या है, अपने साइज के अकॉर्डिंग ना हेवी होते हैं, भारी होते हैं, मतलब कि कम ही में, अगर थोड़ा सा ही इसका कंपैरिजन किया जाए इतना ही में, और ये नॉन मेटल को ही ले लिया जाए, तो इन दोनों कंपैरिजन में अगर दोनों का साइज सेम हो तो जो मेटल होगा वो ज्यादा हेवी होगा, भारी होगा एज कंपेयर टू नॉन मेटल। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, मतलब कहने का है कि ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है। तो जो सॉलिड होता है उनका वो वाला टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलता है तब तो वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं। नेक्स्ट है सोनरस, ये मेटल जो होते हैं ये हीट करने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बेल वगैरह जो होता है हीट करने के बाद से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो उसी को सोनरोसनेस कहा जाता है, और जो मेटल होते हैं वो सभी सोनरोस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, इससे पहले हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे, अब ये हुए नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट क्या है, इसका अपीयरेंस जो होता है वो डल होता है, यानी ये चमकीला नहीं होते, मेटल के जैसे चमकीला नहीं होते, लेकिन इसमें एक्सेप्शन में आ जाता है आयोडीन एंड ग्रेफाइट। देखिए एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या है ना, कि अगर ये सारा नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है कुछ वो बाकी सभी नॉन मेटल से अलग है, इसलिए ये इस प्रॉपर्टी के लिए एक्सेप्शन हो गया। यानी कि जितने भी नॉन मेटल है वो सभी डल होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, ये लस्ट्रस होता है, यानी कि ये चमकीला होता है, ये चमकता है। तो इसीलिए ये हुए इस टॉपिक के लिए
एक्सेप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटल। ये जो होते हैं ये हीट करने पर टूट जाते हैं। जैसे मेटल में क्या था, वो हीट करने पर सीट में चेंज हो जाता है, लेकिन ये नॉन मेटल क्या होते हैं, हीट करने पर ये टूट जाते हैं, ये सीट में चेंज नहीं होगा। पुअर कंडक्टर। मेटल जो थे वो हीट के सॉरी इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर थे, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो इंसुलेटर होता है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और इसमें एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी सभी जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लो डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी है लो होती है, मतलब अभी इससे पहले हम बताए थे एग्जाम्पल वहां मेटल में कि मेटल जो होते हैं हाई डेंसिटी होता है, और इसमें बताया कि सेम अगर साइज का हम एक मेटल और एक नॉन मेटल लें तो दोनों के अगर हम वेट में कंपैरिजन करेंगे तो जो मेटल होगा उसकी जो वेट होगी वो ज्यादा होगी, और जो नॉन मेटल होगा इसका वेट जो होगा वो कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये मेटल जो होते हैं हैवी होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सेप्शन इन मेटल प्रॉपर्टीज। मेटल की प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन कौन कौन से है, तो मरकरी है। सभी मेटल जो है वो सभी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उतने में भी ये मेल्ट करने लगेंगे। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये दोनों क्या है, सभी मेटल जो है ना बाकी वो सभी हार्ड होते हैं, उनको इजीली नाइफ वगैरह से चाकू से नहीं काटा जा सकता है, लेकिन ये जो सोडियम और पोटेशियम है इसे आसानी से अगर हम चाकू से काटना चाहें तो काट सकते हैं, इसलिए इनको सॉफ्ट मेटल कहा जाता है। और ये बाकी सभी मेटल से प्रॉपर्टी ये वाली इनकी डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है। नेक्स्ट देखिए एक्सेप्शन इन नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या एक्सेप्शन है, तो फर्स्ट देखिए ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है फिर भी कंडक्टर का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि बाकी सभी जो नॉन मेटल है वो सभी नहीं कंडक्ट करते हैं, ये ग्रेफाइट जो है कंडक्ट करता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, एक्सेप्शन है। आयोडीन जो है, आयोडीन जो है इसमें लस्ट्रस अपीयरेंस होता है, यानी कि इसमें चमक होती है, बाकी सभी नॉन मेटल में नहीं होती है चमक, लेकिन इसमें चमक होती है, इसलिए ये इसमें एक्सेप्शन हो जाएगा। डायमंड क्या है, तो इससे पहले अभी बताए थे जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सभी ब्रिटल होते हैं, पीटने पे टूट जाते हैं, लेकिन ये होता है बहुत ही हार्ड होता है, ये नॉन मेटल में बहुत ज्यादा हार्ड होता है, सभी नॉन मेटल जो होते हैं इससे सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत हार्ड होता है डायमंड, इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या है कि सभी इसके जो ग्रुप है उनकी प्रॉपर्टी से इसका ग्रुप जो है अलग, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, तो फर्स्ट में क्या है, मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्शन देखिए तो जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और वो मेटल ऑक्साइड जो है नेचर से बेसिक होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, जब मेटल जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो किसी का रिएक्शन जो होता है बहुत ही वाइब्रस होता है, किसी का जो होता है स्लोली होता है, मतलब अलग अलग मेटल जो है वो अलग अलग टाइप से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में। रिएक्शन विथ एसिड, अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और साथ में बनाता है साल्ट। जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में साल्ट बनाता है। देखिए तो पहला हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो मेटल जो है ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो वहां से मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि नेचर से क्या होता है, बेस होता है। नेक्स्ट है जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है मेटल, तो मेटल जो है अलग अलग मेटल जो है अलग अलग तरह से वाटर से रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम मेटल का जो एसिड के साथ रिएक्शन होता है, तो जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो वहां से वो हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में साल्ट बनाता है। देखिए फर्स्ट क्या है, अब इसमें मेटल रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कैसे करता है, तो देखिए जब मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, जलता है, तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये देखिए सोडियम मेटल, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मेटल, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल और ये उसका ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन वही है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये दोनों जो ऑक्साइड होंगे ये दोनों नेचर से क्या होंगे, बेसिक होंगे, क्योंकि इससे पहले जब एसिड बेस चैप्टर पढ़े थे उसमें भी पढ़े थे कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर से बेस होते हैं, और वहां पे इसकी हम प्रॉपर्टी भी देखे थे कैसे ये बेस होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनके ऑक्साइड जो है इनका अगर हम वाटर सॉल्यूशन तैयार करें और लिटमस के कांटेक्ट में लाएं तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये जो
मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर से बेस होते हैं। नेक्स्ट है मेटल रिएक्शन विथ वाटर। मेटल जो है वाटर के साथ में कैसा रिएक्शन करता है? तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बड़ा ही वाइग्रस रिएक्शन करते हैं, बहुत ही तेज रिएक्शन करते हैं। ये देख रहे हैं आप फिगर में, जैसे कि ये सोडियम जब रिएक्शन करता है तो ऐसे ही करते एकदम से ब्लास्ट हो जाता है पूरा। नेक्स्ट मॉडरेटली रिएक्टिव। जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं वो मीडियम रिएक्शन करते हैं, यानी कि ये हॉट वाटर और स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे ये जो फेरस है जिसके कि लो रिएक्टिविटी में रखा गया है, ये भी स्टीम से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लो रिएक्टिव हो जाता है कॉपर, और ये हाईली रिएक्टिव में हो जाते हैं सोडियम और पोटेशियम, ये वाइग्रस रिएक्शन करते हैं। और ये मॉडरेटली रिएक्टिव में हो जाता है मैग्नीशियम और जिंक। अब देखिए यहाँ से जो हाईली रिएक्टिव, ये मॉडरेटली रिएक्टिव और ये लो रिएक्टिव, इन सब के साथ में ना ये कंडीशन क्या है कि ये अलग अलग मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कुछ मेटल होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे कि ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और उसके बाद से जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, फेरस है, ये सभी जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसलिए हम एक इक्वेशन में नहीं कह सकते हैं कि वो जो मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है या हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल रिएक्शन विथ एसिड। मेटल जो है एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करता है? तो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो ये साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो एग्जांपल इसका ये जिंक हो गया और ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक मेटल और ये एसिड। तो मेटल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो यहां से बनता है ये साल्ट, जिंक सल्फेट, ये एक साल्ट है, और यहां से प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहां भी वही है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब देखिए ये हाइड्रोजन गैस जो है ये जब जलता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई रिएक्शन हो रहा है तो वहां से जो गैस निकल रही है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कौन सी गैस है? तो अगर हाइड्रोजन गैस होती है तो वहां पे अगर हम बर्निंग कैंडल को लाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है, तो इससे पता चलता है कि प्रोड्यूस होने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल अरेंज्ड बाय डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? इसमें मेटल को उनकी डिक्रीजिंग यानी कि कम होते हुए रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव होंगे उनको ऊपर रखा जाएगा, फिर उनसे कम रिएक्टिव, फिर उनसे कम रिएक्टिव, फिर उनसे कम रिएक्टिव, ऐसे मेटल्स को अरेंज किया जाता है। देखिए तो रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कौन से? पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, ये। उसके बाद है मॉडरेटली रिएक्टिव में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। उससे भी कम रिएक्टिव जो होते हैं वो लेड, कॉपर, मरकरी। उससे भी कम सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये हो गए रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल कैसे अरेंज किए जाते हैं। अब बात ये आता है कि इनको ऐसे अरेंज क्यों किया गया है, तो इसको अरेंज करने के क्या फायदे हैं? तो आगे देखिए यूजेज क्या है रिएक्टिविटी सीरीज के, इससे क्या होता, इससे रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल को लगाने से होता क्या है? तो हम इससे प्रेडिक्ट कर पाते हैं रिएक्शंस को कि रिएक्शन कैसे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें तो ये देखिए, अगर फेरस के साथ हमको बनाना है कॉपर सल्फेट और ये रिएक्शन हमको बताना है, और एक ऐसे रिएक्शन लिख दे कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, और ये रिएक्शन अगर हमें देखना है तो दोनों में हमें देख के अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता रहेगा और इसकी ये प्रॉपर्टी हमें पता रहे कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके कंपाउंड से, तो हमें पता चलेगा कि ये वाला रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये वाला नहीं कंप्लीट होगा। क्योंकि यहाँ पे फेरस जो है ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये फेरस जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ से फेरस सल्फेट कंपाउंड बना लेगा और साथ में यहाँ से कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉपर क्या फेरस को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर जो है ये फेरस से कम रिएक्टिव है। तो ऐसे हम रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रैक्शन मेथड। मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेटली है, लेस रिएक्टिव है, तो उन सबको हम अलग अलग करके उनका एक्सट्रैक्शन मेथड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इन सब जो हाईली रिएक्टिव है उनके लिए अलग मेथड होगा, जो मॉडरेटली है उनके लिए अलग मेथड होगा, जो लेस रिएक्टिव है उनके लिए अलग मेथड होगा। तो इसे हम
डिटरमाइंस हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स। ये ओर्स क्या है हम आगे देखेंगे जब मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तब। अभी यहाँ पे ये समझिए कि ये रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, कैसे उनके कौन से मेथड से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए। नेक्स्ट है स्टोरेज रिक्वायरमेंट, उनको रखा कैसे जाए, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल उनको उनको अगर हम ऐसे ही रख दें तो हमारे नेचर में जो ऑक्सीजन है उससे उससे रिएक्शन करके और ऑक्साइड बना लेंगे और धीरे धीरे खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए उनके जो स्टोरेज का मेथड होता है वो पता चल जाता है यहाँ से। मेटल्स के बारे में इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल में क्या है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। तो मेटल में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी क्या देखे थे कि मेटल जो है ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करता है, वाटर से कैसे रिएक्शन करता है, एसिड से कैसे रिएक्शन करता है। इसमें नॉन मेटल के लिए भी हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करता है, वाटर के साथ में कैसे रिएक्शन करता है और एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें, जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो वो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड या डाइऑक्साइड मतलब कैसा भी ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और ये जो ऑक्साइड है ये नेचर से एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये तो दोनों जो ऑक्साइड है ये नेचर से एसिडिक होंगे, ये दोनों जो ऑक्साइड है ये नेचर से एसिडिक होंगे। ठीक है, न्यूट्रल कौन से ऑक्साइड होते हैं, तो इसके लिए एग्जांपल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो यहां से बनता है वाटर और ये नेचर से न्यूट्रल होता है। अगर हाइड्रोजन गैस देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये वाटर बनाता है और ये नेचर से न्यूट्रल होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल है उनके ऑक्साइड नेचर से एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, रिएक्शन विथ वाटर। तो नॉन मेटल जो है वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है और ये एसिड के साथ में भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। मतलब कि ये नॉन मेटल जो है इसकी बस एक ही याद रखना है, ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्शन करता है। तो ये ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है और वो ऑक्साइड जो है नेचर से एसिडिक या न्यूट्रल दोनों हो सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक मेटल वर्सेस नॉन मेटल। नॉन मेटल और मेटल में कंपैरिजन यहाँ करना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन का बात अगर हम करें, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, तो जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो हमेशा नेगेटिव आयन बनाता है। तो ऐसे अगर हम कह सकते हैं कि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा और अगर नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव आयन बनाएगा। देखिए अब हम देखते हैं ना कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन कैसे बनाता है और नॉन मेटल जो है गेन करके नेगेटिव आयन कैसे बनाता है। तो यहाँ अगर हम एक एग्जांपल ले ले सोडियम का, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 11। तो इसमें क्या होगा 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 प्रोटॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है तो यहां से इसमें बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है अपना जैसा था वैसे ही रहेगा। तो यहां अगर हम देखें तो यहाँ पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यानी कि एटम जो होगा सोडियम वाला उस पे एक प्लस चार्ज ज्यादा हो गया। इनिशियली क्या था, शुरू में दोनों बराबर थे तो एटम न्यूट्रल था। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और प्रोटॉन जैसा था वैसे ही है। तो यहाँ 10 निगेटिव चार्ज और 11 पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज उस पर ज्यादा हो जाता है। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो नंबर होता है वो 17 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 17 प्रोटॉन्स होंगे। और ये एक नॉन मेटल है, ये मेटल था तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, इस पे एक चार्ज बढ़ जाएगा प्रोटॉन एक। यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन जो है ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहां से इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 और प्रोटॉन हो जाएंगे 17। प्रोटॉन तो जैसा था अपना वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज भी एटम पे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ये सोडियम प्लस आयन बनाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयन बनाएगा। और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है तो ये क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन बनाएगा।
तो ऐसे देख लिए मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव आयन कैसे बनाता है, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो निगेटिव आयन कैसे बनाता है। तो ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं इनको कहा जाता है कैटायन, और जो ये निगेटिव आयन होते हैं इनको कहा जाता है एनायन। ठीक है, तो मेटल जो है हमेशा कैटायन बनाता है यानी कि पॉजिटिव आयन बनाता है, और जो नॉन मेटल है वो हमेशा निगेटिव आयन बनाता है यानी कि एनायन बनाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेट ऑक्साइड्स फॉर्म्ड। तो मेटल जो है वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, न्यूट्रल भी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो इनके ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक होते हैं। कंपैरिजन टेबल, इसमें देखिए क्या क्या कंपेयर करना है। पहला है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी क्या है इसमें, अपीयरेंस, मैलिबिलिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्साइड्स। तो मेटल का अगर हम बात करें तो अपीयरेंस में क्या होता है, तो मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो डल होते हैं। मेलिबिलिटी की बात करें तो जो मेटल होता है वो मेलिएबल होता है, नॉन मेटल जो होता है वो ब्रिटल होता है। फिर यहाँ कंडक्टिविटी का अगर हम बात करें तो जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल जो होता है वो इंसुलेटर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का अगर बात करें तो ये मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ये नॉन मेटल है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑक्साइड की बात करें तो मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये कंपैरिजन हो गया एक मेटल और नॉन मेटल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ मेटल। मेटल की क्या यूज है, तो पहला अगर हम कॉपर का बात करें तो कॉपर जो है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, घर में तार जितना बना होता है उसे इलेक्ट्रिक या एल्यूमिनियम का ही बना होता है। इसके बाद वाटर पाइप्स में, पानी की जो पाइप होती है उसको बनाने में, तो यहाँ तक यूज है ये कॉपर का। इसके बाद है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम क्या है, एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है। और एल्यूमिनियम का एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने में यूज इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि ये अपने वेट के अकॉर्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि ये हल्का होगा एज कम्पेयर टू अदर मेटल, और उनके जितना स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट बनाने में ताकि हल्का रहे। एल्यूमिनियम जो है उसका यूज करके फॉइल बनाया जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल। उसके अलावा कुछ बर्तन भी बनाए जाते हैं, इसके यूटेंसिल्स, बर्तन। आयरन का यूज देख लेते हैं, आयरन जो है वो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, घर बनाने में छोड़ डाला जाता है इसी का। मशीनरीज, मशीन बनाने में, और कुछ टूल्स बनाने में, औजार बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर का यूज करके ज्वेलरी बनाया जाता है, सिक्के बनाए जाते हैं, और डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं। लिथियम जो होता है इसका यूज करके रिचार्जेबल बैटरीज बनाई जाती है। रिचार्जेबल बैटरीज मतलब जितने भी वो ऑटोमोबाइल्स हैं या फोन वगैरह में जो भी बैटरी लगी होती है रिचार्जेबल, जिनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, वो मैक्सिमम लिथियम की ही बनी होती है। उनको लिथियम आयन बैटरी कहा जाता है, लिथियम आयन बैटरी कहा जाता है। इसके बाद ये है मरकरी। तो मरकरी का यूज होता है थर्मामीटर बनाने में, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर मेजर होता है, और बैरोमीटर बनाने में इसका यूज होता है। बैरोमीटर ऐसा डिवाइस है ना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का काम करता है। तो ये मेटल के यूजेज हो गए। अब नॉन मेटल के यूजेज देखेंगे तो नॉन मेटल में क्या है, पहला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है इसका यूज किया जाता है रेस्पिरेशन में, यानी कि फूड से एनर्जी, फूड को एनर्जी में चेंज करने के लिए। इसके बाद कंबसन, जलाने में। मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल में भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, वो मास्क वगैरह लगाया जाता है जिस पर्सन को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे है कार्बन। तो कार्बन का यूज होता है फ्यूल में, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन ही होता है एक्चुअल में, ग्रेफाइट। इसके बाद है डायमंड इन कटिंग टूल्स। डायमंड का यूज किया जाता है कटिंग में, जैसे शीशा वगैरह जो काटा जाता है, ग्लासेस जो काटी जाती है उसमें डायमंड यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में, फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह खेत में डालने वाला होता है। फूड प्रिजर्वेशन में पढ़ी भी थी फर्स्ट चैप्टर में कि नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में भरा जाता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस के जैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल यानी उद्योगों में भी इसका यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में भी। आगे देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन का यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। नेक्स्ट है ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग का मतलब बताए थे पहले भी, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी नेचुरल फाइबर से उसके कलर को हटाना, इसका यूज होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। आगे है सल्फर। तो सल्फर जो है इसका भी यूज करके फर्टिलाइजर बनाया जाता है, गन पाउडर बनाया जाता है, गन पाउडर बनाया जाता है, जो माचिस है वो बनाया जाता है। रबर वल्केनाइजेशन में इसका यूज किया जाता है। रबर वल्केनाइजेशन क्या है ना, कि जो नेचुरल रबर जो नेचर से जब मिलता है तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसमें हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए उसको वल्केनाइज किया जाता है, और उस प्रोसेस में यूज होता है सल्फर। इसके बाद है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का यूज किया जाता है मैच बॉक्स बनाने में और फर्टिलाइजर बनाने में, साथ में फायर वर्क्स होते हैं, पटाखे वगैरह जो होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। तो ये यूजेज हो गई मेटल और नॉन मेटल की।
इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बस इतना ही, और इसके बाद वाले आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल इंटरेक्ट। इसमें मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे बॉन्ड बनाता है, उसमें मेटल नॉन मेटल में कैसी बॉन्डिंग बनती है, नॉन मेटल में कैसी बॉन्डिंग बनती है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इससे पार्ट 2 में। इस वीडियो में बस इतना ही।